हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं एडवांस्ड अकाउंट सेकंड ग्रुप। जो लोग सेकंड ग्रुप नहीं भी कर रहे हैं या अभी नवंबर अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, उनको कम से कम एडवांस अकाउंट के लेक्चर तो देख ही लेना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम बैंकिंग चैप्टर पे चल रहे थे। जब लॉकडाउन हुआ उससे ठीक पहले हम बैंकिंग चैप्टर पे थे, उसमें मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि फॉर्मेट को रिवाइज करें। स्टडी मटेरियल में पूरा डिटेल फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था, याद करो। उसमें बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट था और पीएनएल का। ये दो फॉर्मेट तो आपको इस मेरे नोट्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन इनके अंदर के जो कंटेंट्स है वो मैंने स्टडी मटेरियल में से बताए थे, और आप तो और देख सकते हो। तो मैंने बताया था आपको कि 16 शेड्यूल बनते हैं, 16 शेड्यूल पीएनएल और बैलेंस शीट मिला के, और स्पेशल फॉर्मेट है इनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। उस फॉर्मेट को आप और हम बदल नहीं सकते, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में ही क्वेश्चन करना है, और नंबरिंग भी चेंज नहीं करना है। तो आपको नंबरिंग याद रखना है कि नंबर 1 शेयर कैपिटल का है, नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस का है, नंबर 3 डिपॉजिट्स का है, नंबर 4 बोरोइंग्स का है, नंबर 5 अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस का है। ये सारे आपको नंबरिंग से याद करना है, और इसके अंदर क्या क्या आता है कंटेंट्स वो भी मैंने आपको समझाए थे। आप स्टडी मटेरियल में पूरे डिटेल पढ़ो, उसको रिवाइज करो, तो ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बहुत दिन होगा, डेफिनेटली भूल गए। तो रिवाइज करो, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं हुई। शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस हम सब जानते हैं, और बैंक में किस तरह का अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग, करंट, ये सब नाम आएंगे। तो जब तक आप रिवाइज करो तब तक मैं कुछ और समझाता हूं आपको आना है यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में आप पेज नंबर 8.50 पर आएंगे, इनकम रिकॉग्नाइजेशन। बैंकिंग में इनकम रिकॉग्नाइज करने का थोड़ा अलग रूल है। क्या अलग रूल है? आपने एक नाम सुना होगा, परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए अकाउंट्स हो जाते हैं। इसको भी डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको क्या होते हैं एनपीए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मींस जिसमें इंस्टॉलमेंट प्रॉपरली नहीं आ रही, तो एनपीए डिक्लेयर हो जाते हैं। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और परफॉर्मिंग मतलब प्रॉपरली आ रही है बराबर इंस्टॉलमेंट। तो जितने भी आपने लोन बांट रखे हैं, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, टर्म लोन, बिजनेस लोन, जितने भी सारे अकाउंट्स को इन दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एनपीए एंड पीए। तो नॉन परफॉर्मिंग मतलब कि ये कि सामने वाला इंस्टॉलमेंट दे ही नहीं रहा है, और आप अपने पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम में दिखाया जा रहा है उस अकाउंट की। लोन ले गया सामने वाला, पे करने नहीं आ रहा, और आप उस पर इंटरेस्ट अक्रूड करके और अपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करते चले जा रहे हो। तो आपका प्रॉफिट बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है, आप उस पर टैक्स भी भर रहे हो, उसमें से डिविडेंड भी बांट रहे हो आप, जबकि वो प्रॉफिट रियलाइज प्रॉफिट नहीं है, पैसा तो आया ही नहीं रहा आपको, और क्या पता आए ना आए। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, इनके ऐसे लोग करोड़ों रुपए जिनके पास, करोड़ों रुपए, तो बैंक अगर मान लो इन पे भी इंटरेस्ट लगाते चले जाए तो उनकी बैलेंस पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट, बैंक वालों, बैंक के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। अब उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते जाए तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट बेहतरीन दिखे, ऐसा लगे कि बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा लगेगा। ठीक है, और इसमें पे टैक्स भी गवर्नमेंट को मिलेगा, और इसमें से डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, जबकि एक्चुअली पोजीशन ये है कि ये लोग पैसा दे ही नहीं रहे। तो सोच लो आपके जैसे वो भागे होंगे उस दिन वो सारा इंटरेस्ट वगैरह किसी काम का नहीं रहा, मतलब आपने वो प्रॉफिट ओवर एस्टेटेड प्रॉफिट था, आपका पीएनएल गलत प्रॉफिट शो कर रहा था। इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रूल बना दिया गया। देखिए, आप पूरा नहीं पढ़ना है, बैंकिंग में ढेर सारी थ्योरी है, कहीं थ्योरी नहीं आती, प्रैक्टिकल ही आते हैं। काम की लाइन बताता हूं, 8.50 पेज नंबर पर इनकम रिकॉग्नाइजेशन में सेकंड पैराग्राफ में लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन लिखी हुई होगी, बल्कि सेकंड पैराग्राफ पूरा पढ़ा देता हूं। इनकम रिकॉग्नाइजेशन फॉर इंटरेस्ट अर्न इज ए फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द बैंक लोन एंड एडवांसेस दैट इज असेट्स इनटू परफॉर्मिंग एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फॉर परफॉर्मिंग एसेट यहां से अंडरलाइन करें, नोट्स में भी दिया है मैंने, चिंता मत करो, नोट्स में भी दिया था। फॉर परफॉर्मिंग असेट्स इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड एज इट इज अर्नड दैट इज अक्रूड। परफॉर्मिंग पे आप अक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर लो, whether received or not, accrued during the year
देन रिकॉग्नाइज इन P&L अकाउंट। लेकिन क्या लिखा है आगे, लिखा हुआ है इट इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्रूअल ऑफ इनकम दैट इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट इट्स अल्टीमेट कलेक्शन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब फिर अंडरलाइन करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंटरेस्ट इनकम इज नॉट कंसिडर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। तो इन शॉर्ट क्या बात होगी कि यहां आप अक्रूअल कंसेप्ट से लिख सकते हो, यहां पर आपको एक्चुअल रिसीव्ड देन रिकॉग्नाइज इन P&L। जब रिसीव्ड हो तभी लिखना, अक्रूअल से। अकाउंटिंग कर लो लेकिन उस इंटरेस्ट को रिवर्स कर दो। अक्रूड हुआ होगा इंटरेस्ट क्योंकि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक लगाया होगा, लेकिन उसको P&L में रिकॉग्नाइज नहीं करना है अंटिल इट इज रिसीव्ड। तो आपको इन शॉर्ट याद रखना है, एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इनकम रिकॉग्नाइज इन केस ऑफ performing asset on accrual basis and in case of non-performing asset on actual receipt basis। बस ये दो लाइन आपके लिए खत्म। जब भी कोई नोट आएगा यही लिखना है, और कितना छोटा क्वेश्चन इसका आ सकता है और आता भी वो है आपका। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया हुआ है, नोट्स में भी दिया है मैंने, जिनके पास SM ना हो वो नोट्स में से देख लेना। गिवन बिलो इंटरेस्ट एंड एडवांसेस ऑन कमर्शियल बैंक रुपीज इन लैक्स। एक तरफ परफॉर्मिंग एसेट दी, एक तरफ नॉन परफॉर्मिंग दी। टर्म लोन दिया है, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट दिया है, बिल डिस्काउंट एंड परचेज दिया है। फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज, इतना सा क्वेश्चन दिया सकता है। तो आप क्या करेंगे, जो परफॉर्मिंग वाले हैं उस पर क्या लिखेंगे, कौन सी परफॉर्मिंग वाले में 2 दिए हैं, एक अर्नड दिया है और एक रिसीव्ड दिया है। इसमें भी अर्नड दिया है और रिसीव्ड दिया है। तो परफॉर्मिंग में अर्नड वाला लेंगे और इसमें रिसीव वाला लेंगे। लोन कोई सी भी, टर्म लोन हो, कैश क्रेडिट हो, ओवरड्राफ्ट हो, बैंक लोन बहुत तरह के देती है, ओवरड्राफ्ट भी देती है बैंक, कैश क्रेडिट लिमिट भी देती है, टर्म लोन, हाउसिंग, कार, एजुकेशन, बहुत सारे लोन देती है। और बिल डिस्काउंटिंग का काम भी करती है बैंक, वो भी तो एक फाइनेंस है कि आपका बिल रख के और आपको पैसा दिया, बदले में डिस्काउंट ले लिया। डिस्काउंट मतलब इंटरेस्ट तो लिया हुआ एक तरीके से। तो फाइनेंस करने के 3 मोड होते हैं, तीनों मोड। तो यहां पर आप ले लोगे 120, 750, 150 और इस तरफ ले लो 5, 12, 20। इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी छोटा सा कर लेना, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 भी दे दिया इन्होंने, 3 क्वेश्चन दे दिए छोटे छोटे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीए। अब ये थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जरूरी थ्योरी, IMP थ्योरी है। एनपीए कैसे क्लासिफाई होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगी। जब आप बैंक ऑडिट करने के लिए जाओगे, कोई सा भी बैंक ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, रेवेन्यू, बहुत सारे ऑडिट होते हैं बैंक में। तो बैंक में जो ऑडिट करने के लिए जाते हो आप, स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है। अभी जिस अप्रैल में हम लोग लॉकडाउन में भी गए थे, तो वहां पर आपको एनपीए सबसे मेन चीज होती है, एनपीए का क्लासिफिकेशन। क्योंकि मैनेजर तो क्या करेगा, अपने क्रेडिट सुधारने के लिए, अपनी इमेज सुधारने के लिए सारे अकाउंट को परफॉर्मिंग बताएगा, जबकि उसमें से कुछ अकाउंट अगर आप देखोगे तो एनपीए निकलेंगे, ठीक है। तो कैसे एनपीए होते हैं आपको रूल्स पता होना चाहिए। तो बैंकिंग रेगुलेशन में नंबर 1 बिल परचेज एंड डिस्काउंट। बैंक का फाइनेंस का एक तरीका ये भी होता है कि आपके बिल रख लिए और आपको उस बिल की सिक्योरिटी के बेस पे फाइनेंस कर दिया। बिल डिस्काउंटिंग, बिल परचेज यही तो होता है। बिल डिस्काउंटिंग में भी क्या होता है, 1 लाख का बिल रखा, 90,000 आपको दे दी, 10,000 बैंक ने रख ली। वो 10,000 क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब बैंक इनकम, इंटरेस्ट। लेकिन आपको फाइनेंस तो मिल गया ना उस बिल के बेसिस पर, तो ये फाइनेंस है। तो जब अब बैंक वाले क्या करेंगे, जब ड्यू डेट आएगी तो उस बिल को प्रेजेंट करेंगे उस पेयर के पास, और वो दे दे तो ठीक, नहीं देगा तो आपसे मांगेंगे। तो ड्यू डेट पर आएगा पेमेंट 2 महीने 3 महीने बाद, लेकिन आज तो फाइनेंस हो गया बैंक। तो अब क्या रोल है, इसको एनपीए कब करेंगे, बिकम एनपीए इफ इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट, या तो इंटरेस्ट नहीं आया या इंस्टॉलमेंट नहीं आई या दोनों ही नहीं आया, ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 90 days। ओवरड्यू वर्ड पे अंडरलाइन। तो आप बिल डिस्काउंटिंग में ओवरड्यू 1 दिसंबर को कोई, आप बैंक को, अपने आप को इस पूरे में बैंक मानना, ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर मैंने कहा था SBI। आपके पास मिस्टर एक्स एक बिल लेकर आए 1 दिसंबर को 1 लाख रुपए का 3 महीने का बिल, जो दिसंबर जनवरी फरवरी को खत्म होगा।
ठीक है, प्लस 3 दिन ग्रेस के होते थे ना, 4 फरवरी को 3 दिन ग्रेस के होते थे आपको, तो 4 फरवरी इसकी ड्यू डेट है। लेकिन आपको पैसे की भी जरूरत है, तो आप गए एसबीआई के पास, मतलब एक्स गया एसबीआई के पास, एसबीआई ने 1 लाख रुपए में से अपना डिस्काउंट कट कर लिया 3 महीने के इंटरेस्ट के बराबर, बाकी पैसा उसको फाइनेंस कर दिया, तो फाइनेंस हुआ ना एक तरीके से। अब बैंक के पास बिल रखा हुआ है, बैंक उस सामने वाले व्यक्ति जिसने इसको एक्सेप्ट किया होगा उस पेयर से कब लेने जाएगी, 4 फरवरी को। तो ड्यू 4 फरवरी को होगा, ड्यू यहां नहीं हुआ, ड्यू यहां होगा। यहां पैसा आना चाहिए था, या तो वो दे या तुम दो, कोई तो दे, लेकिन ना वो दे रहा है ना ये दे रहा है। इसका मतलब अब कल से यानी 5 फरवरी से ये ओवर ड्यू कहलाता है। तो ओवर ड्यू का मतलब समझे, मीन्स नेक्स्ट फॉलोइंग द डे ऑफ ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट इट बिकम्स ओवर ड्यू। जो भी आपकी ड्यू डेट थी, ड्यू पैसा देने की डेट, उसके अगले दिन को ओवर ड्यू होगी। हाउसिंग लोन में इंस्टॉलमेंट की एक डेट रहती है फिक्स के, हर महीने की 5 तारीख 7 तारीख जो भी, तो 5 तारीख अगर ड्यू फिक्स है तो 5 तारीख को ड्यू, तो 6 तारीख को ओवर ड्यू। ठीक है, यहां से 90 दिन 90 डेज, यानी अब उस बिल का पैसा 5, 6, 7, 8 ऐसे इसको भी गिनते हुए 90 दिन तक अगर नहीं आता है 90 डेज, तो 90 नहीं 91 91 91 दिन यानी एग्जिटिंग 90 दिन तक नहीं आता, तो 91 यानी इस दिन ये क्या हो जाएगा, एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा। या अकाउंट क्या डिक्लेयर हो जाएगा, एनपीए। इफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू फॉर एग्जिटिंग 90 डेज, ये लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में बात। तो ड्यू होने के अगले दिन को ओवर ड्यू होते हैं, वहां से 90 डेज, तो 90 डेज के अंदर अंदर आ जाए तो एनपी नहीं होगा। आखिरी दिन आके जमा करवा गए हो तो एनपी नहीं होगा, लेकिन अगले दिन एनपी हो जाएगा। फिर जमा करवा जाए मान लो, तो वापस परफॉर्मिंग हो जाएगा, सुधर सकता है अकाउंट। ऐसा नहीं कि एक बार एनपी डिक्लेयर होगा तो लाइफ टाइम एनपी होगा। टर्म लोन, टर्म लोन मतलब ये जो भी पीरियड लोन होते हैं 5 साल 10 साल 20 साल इस तरह के लोन होते हैं ना, कार लोन, हाउसिंग लोन, प्रोजेक्ट फाइनेंस, जितने भी होते हैं ये लंबे समय के लिए होते हैं। तो टर्म लोन में इंस्टॉलमेंट होती है हर महीने की इतनी तारीख, या क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो भी हो, तो लिखा हुआ बिकम एनपीए इफ देयर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, या तो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, यानी मान लो प्रिंसिपल आ गया इंटरेस्ट नहीं आया तो भी, और इंटरेस्ट आ गया प्रिंसिपल नहीं आया तो भी वो एनपीए हो जाएगा। और अंडरस्टूड है कि अगर दोनों ही नहीं आएगा तो एंड लिखना तो अंडरस्टूड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिमेन्स ओवरड्यू हुलियर पार्टली फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 90 डेज, फिर वही बात। और हुलियर पार्टली मान लो उसने इंटरेस्ट 10,000 था, 10 में से 9 दे दिया, 1 बच गया, तो भी एनपी हो जाएगा, पूरा आ जाना चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में से कुछ भी थोड़ा बहुत भी बचा है हुलियर पार्टली, तो एनपी हो जाएगा। यानी इंस्टॉलमेंट पूरी अगर नहीं आती है कब तक, 90 डेज। फिर वही बात कि इंस्टॉलमेंट की डेट, ये इंस्टॉलमेंट की डेट ड्यू डेट थी मान लो 4 फरवरी, हर महीने की 4 तारीख को इंस्टॉलमेंट ड्यू होता, हर महीने की 4 तारीख को। तो यहां ड्यू हुआ तो 5 तारीख से क्या हो गया, ओवर ड्यू हो गया। अब यहां से 90 डेज तक ये ओवर ड्यू रहेगा, यानी लगभग 3 महीने, उसके बाद एनपीए बनेगा। यानी इस 31 मार्च को एनपीए बनेगा क्या, इस 31 मार्च को ईयर एंड होता है, तो इस 31 मार्च को अभी एनपीए नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 31 मार्च तक 90 दिन नहीं हो रहे। 90 दिन कब होंगे आपके, ये फरवरी का है तो फरवरी मार्च अप्रैल के बाद तब ये एनपीए बनेगा, तब तक तो ईयर एंड हो जाए। तो इस 31 मार्च को हम इसको एनपीए नहीं बताएंगे, इसको परफॉर्मिंग बताएंगे। तो एनपीए बताने के लिए क्या चाहिए, ओवर ड्यू एक्सीडिंग 90 डेज, देन इट बिकम्स एनपीए। टर्म लोन में ऐसा है। तीसरा, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट अगर आप इसका नेचर समझते हो तो क्या इसमें कोई फिक्स डेट रहती है कि उस दिन इंस्टॉलमेंट देना है। ये अकाउंट तो कैसे रहते हैं, ये बिजनेसमैन आज पैसा है जमा करवा दे, कल आया वापस निकाल ली, फिर जमा करवा दी, फिर नहीं, तो बार बार चलते रहते हैं। इसमें कोई फिक्स इंस्टॉलमेंट थोड़ी ना होती है, ये तो एक लिमिट होती है 10 लाख की लिमिट। अब 10 लाख की लिमिट में कितनी बार जमा करवा सकता हूं, निकाल सकता हूं, 10 लाख तक तो लिमिट होती है। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओवरड्रॉन
ठीक है ना। डिपॉजिट जितना उससे ज्यादा निकाल सकता हूं मैं, ये भी तो लोन हुआ एक तरीके से, यानी मेरे पैसे वहां जमा थे 1 लाख और मैंने निकाल लिए 10 लाख, तो बैंक ने एक तरीके से मुझे 9 लाख का लोन दिया ना, तो ये भी फाइनेंस है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई फिक्स ड्यू डेट नहीं होती है, फिक्स ड्यू डेट नहीं होती है, तो अब इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो आपकी बैंक में, एसबीआई बैंक में मिस्टर एक्स का एक करंट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट सीसी लिमिट अकाउंट है, जिसकी लिमिट है ड्राइंग पावर 10 लाख रुपए, ड्राइंग पावर डीपी लिमिट बोलते हैं इसको, ड्राइंग पावर कितना ड्रॉ कर सकता है 10 लाख, ये सैंक्शन हो चुकी है इसका, यानी एक तरीके से इसका लोन पास हो गया 10 लाख का। अब ये 10 लाख तक का विड्रॉ कर सकता है। डेबिट क्रेडिट बैलेंस, यानी विड्रॉल का कॉलम रहता है, ये डिपॉजिट का कॉलम रहता है। बैंक में आप समझते हो, मान लो किसी बंदे का 10 जुलाई के दिन उसने विड्रॉ किए पैसे, लिमिट में कर सकता है, उसने विड्रॉ किए 3 लाख रुपए, फिर उसने 1 अगस्त को फिर उसने 2 लाख रुपए और विड्रॉ कर लिए, 5 लाख हो गए। फिर 2 अगस्त के दिन उसके पास पैसे आ गए, उसने 1 लाख जमा करवा दिया, तो कितने होते 4, ये बार बार निकलता रहता है। फिर मान लो 10 सितंबर के दिन, 10 सितंबर के दिन उसको फिर 4 लाख की जरूरत पड़ी, फिर निकाल लिया उसने, तो ऐसा बार बार कर सकता है, कोई दिक्कत हो। तो फिर हम इसको कैसे पहचानेंगे सर 90 दिन या ये सर, तो यहां लिखा हुआ है अकाउंट इज ट्रीटेड एज एनपीए इफ इट बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर, क्या अंडरलाइन करेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर, इसे एक लाइन पे, सच टाइप ऑफ अकाउंट ट्रीटेड एज एनपीए इफ अकाउंट्स बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर। और आउट ऑफ ऑर्डर कैसे मालूम पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज पर आइए 8.53 पर क्या लिखा हुआ है, ऊपर सबसे टॉप पर डार्क लेटर में, आउट ऑफ ऑर्डर इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। इफ अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर इफ फॉलोइंग कंडीशन, क्या कंडीशन में, एनी, पहला आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट ड्रॉइंग पावर फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 days प्रायर टू द बैलेंस शीट। एक तरीका ये, यानी आपकी ड्रॉइंग पावर, आपकी लिमिट 10 लाख थी और आपने इसमें से विड्रॉ ज्यादा कर लिया, आपने विड्रॉ ज्यादा कर लिया, मान लो अगले ही दिन आपका 7 लाख रुपए का चेक 10 लाख आ गया। अब आप बोलोगे सर ज्यादा कैसे कर सकते हैं जब लिमिट ही है, तो कई बार ऐसा होता है जैसे आपने 10 लाख निकाल लिए, 2 अगस्त को कोई बहुत ही अर्जेंट पेमेंट आया आपका 50,000 रुपए, अर्जेंट पेमेंट देना है, मैनेजर के पास इतना पावर रहता है कि वो एडहॉक लिमिट दे सकता है, एडहॉक मतलब एट ए टाइम, इतना पावर रहता है कोई अच्छे क्लाइंट के लिए। अब अच्छे क्लाइंट थे, आपके अच्छे संबंध, तो उसने 2 अगस्त के दिन आपका 50,000 का चेक भी पास कर दिया, तो आप लिमिट से बाहर हो गए। ठीक है, उसने गुड फेथ में कर दिया, आपको क्या करना था, अगले दिन जाके या 2-4-8 दिन में इसको सही कर लेना था, 90 दिन में सही कर लेते। लेकिन क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट, लगातार ये सैंक्शन लिमिट से ज्यादा है, कब तक, 90 days प्रायर टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये लगातार 90 दिन, यानी 90 दिन तक इसमें कुछ भी जमा नहीं हुआ, 90 days तक 90 दिन बीत गए, यहां से कहां से, यहां से 2 अगस्त से, तो 2 अगस्त से 90 दिन गिन लेंगे, तो 90 दिन तक अगर यहां पर ये बैलेंस सही नहीं सुधरता है, remains continuously in excess, then account is out of order, and out of order means NPA account। ठीक है, तो यहां कोई इंस्टॉलमेंट तो होती नहीं, इसलिए इंस्टॉलमेंट से नहीं चलेंगे, ए से देखेंगे। तो एक तरीका ये होगा कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ डीपी, इतने से याद रखिए। दूसरा बी बाई, दो द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन सैंक्शन लिमिट। चलिए दूसरा केस पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो सैंक्शन लिमिट के अंदर ही था, 6 लाख 9 लाख लिमिट के अंदर ही था, ठीक है ना। तो ये 28 जुलाई को इसने मान लो निकलवाया, अब 9 लाख बराबर अंदर ही। फिर क्या प्रॉब्लम हो गई, तो देयर हैव बीन नो क्रेडिट फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ मोर देन 90 days प्रायर टू द बैलेंस शीट। इन अकाउंट का नेचर क्या होता है, ये अकाउंट फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन शो होना चाहिए, तो ही लगेगा क्या व्यापारी बहुत अच्छा व्यापारी है, रोज इसको पैसे की जरूरत पड़ती है, रोज ये टर्नओवर करता है। आप तो निकाल कर बैठ गए,
अब आपने 90 दिन तक कोई क्रेडिट नहीं दी, कुछ भी रुपया जमा नहीं करवाया, इसका मतलब आपका बिजनेस में एक्टिविटी नहीं चल रही है। तभी तो होना, अगर बिजनेस में एक्टिविटी चलती है तो 3 महीने तक बंद थोड़ी रहता है। करंट अकाउंट, ओडी लिमिट अकाउंट में तो बार बार ट्रांजेक्शन होते, 3 महीने 90 दिन तक कोई क्रेडिट नहीं है, कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज। तो फिर उस 90 दिन के बाद 91वें दिन में हम इस अकाउंट को क्या बोल देंगे, एनपी। ठीक, तीसरा तरीका, एक और तरीका, आई क्रेडिट मान लो, और या करके लिखा है, क्रेडिट ड्यूरिंग द अफोरसेड पीरियड आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द पीरियड। अब 90 दिनों में 3 बार, 90 दिन में 3 महीने आ गए, तो 3 बार इंटरेस्ट, 31 जुलाई को इंटरेस्ट लगा होगा, फिर 31 अगस्त को इंटरेस्ट लगा होगा, फिर सितंबर में इंटरेस्ट लगा होगा, 3 बार इंटरेस्ट लगा होगा। 10-10 हजार भी मान लो, 10, 11, 12 हजार, इतना इंटरेस्ट लगा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट लगने के बाद ये हो गया 9,10,000, यहां हो गया 9,21,000, यहां हो गया 9,33,000, लिमिट के अंदर आ रहा है, लेकिन क्रेडिट ही नहीं आ रही है 90 दिन तक, या क्रेडिट आ भी रही, चलो उसने एक बार एक काम करा, उसने 5,000 जमा करवा दिए, एक बार 2,000 जमा करवा दिए उसने, करवाए। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा, देयर इज नो क्रेडिट, और दूसरे में क्या लिखा, क्रेडिट बट नॉट इनफ टू कवर इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग ईयर। जितना डेबिट हुआ उतना भी पैसा नहीं दिया इसने, जितना इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल तो छोड़ो, इंटरेस्ट के बराबर पैसा भी क्रेडिट नहीं हुआ, देन अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर एंड डिक्लेयर एज एनपीए। ठीक है, ये कंसेप्ट है, एग्जांपल दिया हुआ नीचे देख लेना। फोर्थ, एग्रीकल्चरल एडवांसेस। एग्रीकल्चरिस्ट वो तो पर मंथ दे नहीं सकते, उनकी कोई फिक्स्ड इनकम है क्या, वो तो 6-6 महीने में फसल आती तब देते हैं। और इंडिया में कई जगह ऐसा भी होता है जहां साल भर में एक फसल आती है, लॉन्ग क्रॉप एंड शॉर्ट क्रॉप सीजन, 2 तरह के होते हैं। अपना उज्जैन इधर क्या होता है, अपने मालवा बेल्ट में सोयाबीन आती है, फिर गेहूं आते हैं हर 6-6 महीने में। तो यहां लिखा हुआ, इन केस ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस granted for agriculture purpose becomes NPA if interest and or installment of principals remains overdue। बात है पे वही है, जैसे किसान लोग ट्रैक्टर लोन लेते हैं, थ्रेशर मशीन का लोन लेते हैं, बहुत सारे लोन लेते हैं, तो वहां पे भी इंस्टॉलमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, and loan granted for long duration crop will be treated as NPA if installment of principal or interest remains overdue for 1 crop season। अब क्या कहना है एग्रीकल्चर के केस में, किसानों के लिए, तो किसान के लिए 1 क्रॉप सीजन, दूसरा क्रॉप सीजन, तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में तो 2 क्रॉप सीजन तक वो ओवरड्यू हुआ, मतलब ड्यू डेट के बाद जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट थी, उसके बाद 2 सीजन निकल गए, सोयाबीन का भी निकल गया, फिर गेहूं का भी निकल गया, तब तक उसने पैसे नहीं दिए, तो यहां वो एनपीए हो जाएगा। रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो पूरे 1 सीजन तक, तो लॉन्ग ड्यूरेशन किसे कहते हैं, लिखा क्रॉप हैविंग क्रॉप सीजन फॉर मोर देन 1 ईयर, दैट इज अप टू पीरियड ऑफ हार्वेस्टिंग द क्रॉप रेज वगैरह होगा। तो जहां हार्वेस्टिंग करने से लेके एंड तक 1 साल लगता हो उसको लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप लगते हैं, और जहां पर लिखा एंड अदर क्रॉप विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। ठीक है, तो जहां 1 साल से ज्यादा लगता हो वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, और जहां 1 साल से कम लगता हो वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। यानी अल्टीमेट बात ये होगी कि लॉन्ग ड्यूरेशन हुआ तो 12 महीने बाद एनपीए, और शॉर्ट ड्यूरेशन हुआ तो 6-6 महीने की 2 फसल आएगी, तो भी 12 महीने हो रहा है ना। तो कंसेप्ट ये, लेकिन आपको ये मंथ नहीं लिखना, आपको 90 डेज वगैरह नहीं लिखना, आपको लिखना है 1 क्रॉप सीजन 2 क्रॉप सीजन। ऊपर सब में कितना है 90 दिन। ठीक है, 5th कट कर दें, 6th कट कर दें, 7th कट कर दें, 8th 9th 10th 11th कट कर दें, 12th ये पढ़ते हैं। एडवांस सिक्योर्ड अगेंस्ट सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स, एडवांस सिक्योर्ड अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट,
eligible for surrender Indira Vikas Patra, Kisan Vikas Patra, life insurance policies have been exempted from the above guidelines. मतलब ये कि आपने बैंक की एफडी पर लोन लिया, एफडी की सिक्योरिटी पर लोन लिया, तो 100% सिक्योर्ड है ना। या फिर पोस्ट ऑफिस में एनएससी मिलती, किसान विकास पत्र और ये मिलते हैं, ये तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनकी सिक्योरिटी पर लोन लिया, तो भाई अगर आप नहीं चुकाओगे तो वो एफडी को एडजस्ट कर देंगे, आपके किसान विकास पत्र को लोन में एडजस्ट कर देंगे, एनएससी को लोन में एडजस्ट कर देंगे, यानी 100% सिक्योर्ड है ना वो तो। इसलिए वहां पर एनपीए होने का कोई कंसेप्ट नहीं। मैंने एफडी बनवाई 1 लाख रुपए की और उसके ऊपर बैंक से लोन ले लिया, मैं भरना ही नहीं गया, 90 दिन क्या आपके 9 महीने बीत गया, 10 महीने बीत गया, 12 महीने बीत गया, देने ही नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। बैंक वाले क्या करेंगे, उस एफडी का जो अमाउंट मेरा पड़ा हुआ उसको लोन में एडजस्ट कर देंगे। तो इन इंस्ट्रूमेंट पे अगर लोन लेते हैं तो नो गाइडलाइन, मींस देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग। तो इसका मतलब इस पे इंटरेस्ट हम एक्रूड बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना पढ़ना था आपको यहां पर। अब आपके लिए अगली थ्योरी होमवर्क है, पेज नंबर 8.57 पर, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एडवांसेस परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग। 8.58 पर और डिटेल दे रखा है, परफॉर्मिंग किसे कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग किसे कहते हैं, उसमें स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, सब स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, डाउटफुल किसे कहते हैं, लॉस किसे। मोस्ट आईएमपी थ्योरी लिख देना 8.58 पेज नंबर। ये पूरी आपको पढ़ना है, फिर मैं समझाऊंगा, याद नहीं करना, रीड ऑनली, पढ़ना है, पढ़ने से याद आ जाएगी। इस पे क्वेश्चन इस कारण से, तो पहले आप इसको पढ़ो, ये 4 कैटेगरी, ठीक है, फिर मैं इसको समझाऊंगा।